गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा, मेरे साथ है हिना न्याजी जिनका गला आज खराब है और अभी शो स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत कम बोलूंगी क्योंकि मेरे गले में खराश है। तो हम क्यों ना ऑन एयर इनका हाल पूछ लें। आई एम गुड, क्या हुआ आपके गले को गर्मियों में? कि मेरा आपने जो कल बहुत ज्यादा लीची खाई थी उसके असरात होंगे। फीलिंग, और कल मैंने जो है ना उसमें खट्टी लीचियां भी खा ली होंगी। खट्टी लीची भी खाई है। कल मैंने आम खाया, वो बहुत खट्टा था, जिसके बाद जो मेरा गला है ना वो बहुत आम खट्टा आ गया। ये तो धोखा हो गया। वो जो ऊपर से पकाया होता है, मसाला लगा के पेटी में पकाया होता है, और फिर वो खट्टा और कच्चा, अंदर से वो अंबियां कहते हैं, अंबियों की फॉर्म में जो आम होते हैं, ऊपर से येलो था वो। और वो खाने के बाद मेरा गला बहुत बुरी तरह खराब हो चुका है। तो जब भी आप फ्रूट परचेज करने जाएं, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि बहुत देख के और ख्याल से खरीदें, क्योंकि अक्सर मार्केट में इस तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं जिनको केमिकल्स लगाकर पकाया जाता है, और जब फिर आप खा लेते हैं तो आपका गला पक जाता है। मैं जब हिना से इख्तिलाफ करूंगा तो फिर हिना मेरी तरफ यूं देखती रहेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बगैर मसाले के फ्रूट पकता ही नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो जी सर दूसरी बात, जब बूटे से या दरख्त से वो फल उतर के पेटी में पैक होता है तो बेसिकली उस वो कितने अरसे के लिए उस पेटी में रहेगा, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, इसलिए भी मसाला रखना बहुत जरूरी होता है, वरना उसको कीड़े लग जाते हैं उस फ्रूट को। और जो बूटे का पका हुआ फ्रूट है वो आप या तो डायरेक्टली आपके फ्रिज में चला जाए विद इन 24 आवर्स तो वो बच जाएगा, वरना वो गलना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या एहतियात बरतें, बताएं। आप जाएं फ्रेश फ्रूट, आप पौधों से, आप घर में पौधे लगाएं, पौधों से फ्रूट तोड़ें। आप ये कहें कि मसाला लगा हुआ अगर कोई फ्रूट है उसको अच्छे से धोएं, उसको अच्छे से धोएं, क्योंकि हम पिछले दिनों जो बात भी कर रहे थे। जी बिल्कुल। बेसिकली होता क्या है कि वो हम सर्फ से भी धो सकते हैं। नहीं, सर्फ से भी धो सकते हैं। उसको सोक करें गर्म पानी में, उसमें नींबू डालें, थोड़ा सा नमक डालें। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, मल के धोना, बट सर्फ के साथ धोता कौन है फ्रूट्स को, जमील? This is not a good tip. अब यहाँ पर मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी, पर anyways जी, आज के आपकी एहतियात के लिए कह रहा था। चलें, I'll be very cautious. अच्छा, होता क्या है बेसिकली, जब वो फ्रूट आप काट रहे होते हैं जी और उसको खाने के लिए वही हाथ आप काट रहे होते हैं और उन्हीं हाथों से फिर आप खा रहे होते हैं, तो वो जो मिक्सचर सा बन जाता है ना फ्रूट के अंदर वाले गुद्दे में भी आपके वही हाथ लग जाते हैं जो बाहर वाले उस पर, तो तब भी ये अब एक ऐसी पिक्चर पेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है। और हमारी घर की खवातीन जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, अक्सर ये देखने में आता है कि वो फ्रूट लाती हैं, उसी तरह काटना शुरू कर दिया, उसी तरह छील के बच्चों को खिलाना भी उन्हीं हाथों से शुरू कर दिया। तो जब आप कोई भी फ्रूट लेकर आते हैं मार्केट से, उसको अच्छी तरह धोएं, क्योंकि जब हम टाइफाइड की उस दिन बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहिबा का ये कहना था कि उसमें बहुत सारी वजूहत में एक वजह ये है कि आप खाना जो है, या जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं, फल हैं, आप उनको अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल नहीं करते। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल करें और पका हुआ फल खाएं। बिल्कुल जनाब, और आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में क्या शामिल है, क्या बड़ी खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसकी जानिब बढ़ते हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 माह तौसीक की तजवीज़ दी गई है। इस तजवीज़ पे कौन कौन मुत्तफिक है, ये तजवीज़ कहाँ से आई, कौन इसकी मुखालफत कर रहा है, तफसील से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और दुश्मन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गया, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज की इसमें एक बड़ी कामयाबी कही जाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, या फिर उनके अंदरूनी इख्तिलाफात की वजूहात क्या है इन दहशतगर्द तंजीमों की, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्या नवाज शरीफ साहब अगस्त में वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है। नून लीग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ जाते हैं तो नून लीग की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपने पोजीशन कहा, पता नहीं क्यों मैंने पोजीशन समझा। दोनों चीजें, सॉरी माय बैड, पोजीशन एंड पोजीशन दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। नो पोजीशन दोनों चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि राय रखना चाहिए, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं कि अल्फाज का चुनाव भी बड़ा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। भाई हम बहुत डर रहे हैं, बहुत सोच समझ के सच्ची और खरी खबर हम आप तक पहुंचाने की जो करना चाहिए बहुत एहतियात से करना। अच्छा, आगे नेक्स्ट वन, यूनान किसी हादसे की हम बात करेंगे। इंसानी स्मगलर्स के घेरा तंग किया जा रहा है, इस हवाले से भी आज हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा जी, नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से बाहर हो चुके हैं, इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। और सबसे पहले जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं। उनकी ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का पहला इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़रा आला इसमें शरीक हुए।
और पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान जो है वो इसमें तैयार किया गया। वज़ीर आज़म की सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी, जबकि एलामी के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी बहाली की जामे हिकमत अमली जारी कर दी है, जिसका मकसद मुल्क को बहरानों से निजात दिलाना है और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। दूसरी जानिब ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT, तवानाई और ज़राअत में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तिफादा किस तरह से हासिल किया जाएगा, इसका भी एक प्लान बनाया गया है। पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। काउंसिल सरमायाकारों के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुआहिदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए आया है, जबकि सऊदी अरब और कतर भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जी, वज़ीर आज़म साहब का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। बिलाखिर 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। नवाज शरीफ के दौर के इख्तिताम के बाद हर चीज़ ज़मीन बोस हो गई थी। अभी आज सुबह मैंने चीन के साथ हमने एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज सुबह मुआहदा किया है। ये 3.5 अरब डॉलर से इसके ऊपर लागत आएगी। तफसील से बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। PJ मीर साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले PJ मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं सुनने में आ रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 माह तौसीअ की तजवीज़ दी है। तो एक तो इलेक्शंस के हवाले से एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि क्या इलेक्शन जो है वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं? देखें, आप कब डिले करते रहेंगे, जो मर्जी एडवाइस दें, आप कब तक डिले करते रहेंगे? ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहता है, आपको मोरालिटी क्या कहती है, आपको कौम क्या कहती है, आपने इन चीज़ों को देखना है। ये नहीं देखना कि कोई गवर्नमेंट ज़िंदगी में लाइफ टाइम में कोई परमानेंट गवर्नमेंट आई है। कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती है। जो भी आते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं और उसको हम कहते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो अब वैसे ही हम डिले हो गए हैं, वैसे ही आपने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल है। तो क्या अब आगे भी इस तरह करते रहेंगे? और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई IMF हमें मुश्किलात में डाल रही है। बिल्कुल डालेगी, बिकॉज जो IMF है ये एक मॉनेटरी फंड है ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और वो पैसे उनको देते हैं जो देखते हैं कि पॉलिटिकली स्टेबल है, इकोनॉमिकली स्टेबल है, और उनके पैसे वापस आएंगे। तो अगर हम इसी तरीके से चलेंगे तो हमें आगे एक इकोनॉमिक दुश्वारियां भी नजर आएंगी, घर के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। तो हमें इसको ओवरराइड करके जो जीता है आए, खुशी से हुकूमत करे। बट एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं ना कि हम एक इस्लामिक एक जमहूरियत है सर। लेकिन आपने PJ मीर साहब इकोनॉमिक दुश्वारी की बात की, तो मुल्क की जो इकोनॉमी है उसका दारोमदार इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल पर है, और IMF का भी यही कहना है कि जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी तब तक हम भी मुआहिदा करने में उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो जितना स्ट्रेच होता जा रहा है मामला, आपके ख्याल में ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, बहुत नुकसानदेह है। आपकी कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल इट इज डाउन द डोलड्रम्स। आप देखें कि आपके एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है, आपके इंपोर्ट्स का क्या हाल है। डॉलर आपके पास है नहीं है, लोग आपके पास पैसे इधर लेके नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। सो इस चीज को हमें ओवरकम करना है। हमें नेगेटिव पे नहीं जाना, हमें वो कहते हैं ना मायूस नहीं होना, बट एट द सेम ब्रेथ वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमने वो कहते हैं ना बुल ऑन, इसको पकड़ना है। ये नहीं कि कार्पेट के नीचे ये चीजें डालें, बिकॉज ये वक्त है एक जो कायदे आज़म के 3 लफ्ज़ से यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ यूनिटी। अब जब भी को मैं सुनता हूँ वो तकरीर के अंदर उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, और भाई आगे चलो यार, खुदा के लिए ये डेली का। अच्छा PJ मीर साहब, आपने जहाँ पॉजिटिविटी की बात की वहीं आपने यूनिटी की बात की, तो यूनिटी के हवाले से मेरे ज़हन में जो एक सवाल आया है वो कल का जो इजलास हुआ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का पहला इजलास हुआ,
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और इसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, वफाकी वज़रा और वज़रा आला भी शरीक थे। तो इस इक़दाम को आप कितना बड़ा कदम समझ रहे हैं? मुल्की मईशत को संभालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं और वो अपने अपने ताई एक मैक्सिमम जिसको कोशिश और एफर्ट कहते हैं वो कर रहे हैं। ये कितना हेल्पफुल होगा अगर पॉजिटिविटी और यूनिटी की बात की जाए? देखिए, आर्मी चीफ का बैठना एक मीटिंग के अंदर कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लेके आता। आर्मी चीफ का काम है टू रन द आर्मी एंड रन द डिफेंस फोर्सेस। वो उनका काम है, बिल्कुल बैठे हैं वो। हमें चाहिए कि ऐसा इंसान जो कि मॉनिटर करें हमारे जो जितने भी हालात हैं, क्योंकि यही हमारी ट्रेडिशन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी भी हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये तो आपकी पॉलिटिकल्स लेके आएंगे और तो किसी ने नहीं लेके आए। लेकिन हमने माजी में भी ऐसी मिसालें देखी ना पीजे मीर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो माजी में भी हमने आर्मी चीफ्स को देखा कि वो इमरान खान साहब के साथ भी कंधे के साथ कंधा जोड़ा और मुआशी बहरान से निकलने के लिए उनकी मदद की। तो व्हाई नॉट विद द पीडीएम? देखें, इट वाज अ मिस्टेक। आई थिंक जनरल बाजवा शुडंट हैव रियली सेड व्हाट ही डिड। उनको कोई जरूरत नहीं थी कि लोगों को जाके अपने आप को एक्सप्लेन करें, भाई यू आर द आर्मी चीफ, फॉलो यू। लेकिन जब आप बातें कर देते हैं, मैंने उंगली पकड़ के चलाया, तो आप एक ऐसी चीज होती है जो कि एक टैबू है। यू डोंट टॉक, नो वन टॉक्स बट एवरीबॉडी नो। So that is, I think, आप कह लो कि एक मिस्टेक हो गई है, but we to move on from the mistake. So what? दुनिया के अंदर गलतियां होती हैं, but we got to move on. So at the end of the day, जो है हमें आप साइड पे रखो, because remember one thing, जब तक आपके हालात हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और खित्ते में ठीक नहीं होंगे, military will have to play a very positive role, because without that, अगर हम सियासतदानों पे छोड़ दें तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। Exactly. तो सर, मिस्टेक्स की आपने बात की कि माजी में मिस्टेक्स थी। ये मिस्टेक्स की जो कंप्लेन है ना, ये कई दहाइयों से चलती आ रही है हमारे मुल्क में, और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो आपके ख्याल में जो मौजूदा हालात हैं, क्या मुस्तकबिल में इन फ्यूचर आफ्टर 1 or 2 years हम ये तो नहीं कह रहे होंगे कि ये भी एक मिस्टेक थी जो इस वक्त हालात चल रहे हैं? देखें, मिस्टेक पे हालात आप कह रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने बात किया है। ये जो आप बात कर रहे हैं, पहले फौज पे आप तनकीद का एक निशाना बनाते थे, अब फौज पीछे हट गई है, अब आपके पास जजेस आ गए, तो तनकीद तो हमने करनी है। ये तो हमारा एक नेशनल एजेंडा है कि किसी न किसी को तो पकड़ना है, लेकिन अपनी गलती नहीं माननी जी। भाई, जितनी भी हम डिस्कशंस करते हैं, जो टेलीविजन पे हम बात करते हैं, वेदर इट इज अ और पॉलिटिकल टॉक शो, हम अपने फेलियर को डिस्कस करते हैं। मुझे बता दें, हम फेलियर के अलावा क्या तनकीद के, या वो दूसरा कर रहे हैं या आप कर रहे हैं या आप डिफेंस पे जा रहे हैं, हम अपने फेलियर्स की बात करते हैं। एंड दिस इज द रीजन वी डू नॉट डेवलप। हमारे अंदर एक कीड़ा आ गया है कि हमने दूसरे को ब्लेम करना है और आगे नहीं बढ़ना, बट अपने आप को कहना है मैं सबसे अच्छा हूं जी, वो ठीक, वो खराब था। और भाई, आप अपने आप को देखना, घोड़ा जो चलाता है, कैरेजेस जो चलाते हैं, रेंज तो आपके हाथ में, यू गॉट टू ड्राइव द हॉर्सेस। जिन्होंने पहले they've gone. So today it's your job, not the past. लेकिन हम किसको अपील करें? लोगों को सब पता है। अब कब तक ये बताते रहेंगे, हाँ जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। भाई, that is gone. We've got to move on. And that is something which we don't do, unfortunately. Exactly. पीजे मीर साहब, चेयरमैन पीसीबी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज से एक तनाज़ा चला आ रहा है, और अब नजम सेठी साहब ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से जो है उन्होंने कह दिया कि जी मैं बाहर हो चुका हूँ। आप क्या समझते हैं, ऐसे हम पीपल्स पार्टी की जीत कह सकते हैं? नहीं, जीत नहीं है। मेरी नजम से बातें हुई हैं अभी पिछले हफ्ते, एंड ही वाज क्वाइट कंसर्न कि जी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं ले रहे, 7 दिन का टाइम रह गया है, बोर्ड जो है बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अच्छा। आगे एशिया है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मैं क्या करूं। तो अभी यही बातें हो रही थी। फिर मेरी ज़का अशरफ से भी बात हुई। ज़का सेठ के मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, बट yes, मेरा नाम गया है। इट हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्टर फॉर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, एहसान उल्ला मारी। बट एट द एंड ऑफ द डे ट्वीट आई है नजम सेठी की, आई थिंक यू हैव टू लुक एट in the positive way, but he doesn't want to come in between Zardari साहब and Shahbaz साहब। बिल्कुल। इन दोनों के he's done the gentleman's thing
जो कि मेरा ख्याल है ये कई वजीर हैं और मेंबर्स हैं, इनको भी ये करना चाहिए। इफ यू थिंक यू कांट डू इट, जस्ट स्टेप असाइड। सो उन्होंने एक अवर्ड, और ये जो हम पे बातें करते हैं भाई इख्तलाफात आ गए, आई थिंक दिस इज अ साइन टू शो कि ऐसी कोई बात नहीं है, डिफरेंसेस हो जाते हैं बट देयर इज गिव एंड टेक। जी सही। अच्छा, नजम सेठी साहब ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, जिस तरह आपने कहा कि बहुत एक जेंटलमैन प्ले किया उन्होंने, लेकिन उनकी ये कोशिश को रंग लाएगी, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो इख्तलाफात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि अब इस पर जो बातें हो रही हैं, एक तो ये बात हो रही है कि शायद अब इंतखाबात करीब हैं तो इसलिए ये इख्तलाफात जोर पकड़ रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इंतखाबात में जाना है तो हर पार्टी ने अपने अपने इंतखाबात कंटेस्ट करने हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ये बातें हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ये कहा गया है कि आप 6 महीने इस गवर्नमेंट का टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अगर 6 महीने इस गवर्नमेंट का टाइम बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है, तो 1 साल का टाइम बाय तो हो गया सर। इन सारी सूरत हाल में सियासी चपकलेश या इन सारी बातों से हट के सिर्फ एक बुनियादी सवाल ये है कि इस सब होने के बावजूद भी क्या अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या ये तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के अवाम के रिलीफ के लिए कोई काम कर पाएंगे? आफ्टर ऑल ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड है। देखिए, कीवर्ड आपने कहा है कि अवाम, कीवर्ड इज द अवाम। अब अवाम को सब कुछ पता है क्या हो रहा है। ये देखो ना, पीडीएम जो है, अगर आप इसको पॉलिटिकली और इसके आप एनालिसिस करें तो ये डरते क्यों है कि भाई इलेक्शंस कराने से? पहले तो बड़े थे, हाँ जी नहीं कराएंगे। अब आपने पीटीआई को साइड पे किया तो कराओ ना यार। अब आपको किस चीज का डर है? व्हाट आर यू वरीड अबाउट? गेट ऑन विद इट। लेकिन भी डरते हैं क्योंकि वोट बैंक है, पीटीआई का वोट बैंक है। अब ये कितना टूटा है, कितना डेंट है, कितने ये भगोड़े हैं, ये भगोड़े शगोड़े तो कोई नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है भगोड़े हैं, इनके खानसामे भी इनको वोट देंगे। लेकिन पीटीआई का अपना बिल्कुल एक वोट बैंक है जो कि काम आएगा, कि देखेंगे। एंड आई फोरसी एन अलायंस बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई इन द लॉन्ग रन। ऑलराइट। क्या पता चलेगा। अच्छा, पीजे मीर साहब सर, ये पीजे मीर साहब ने तो बड़ी एक जो आपने जबरदस्त बात, तो मैं नहीं कहूंगा इसको, आपने पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कहा है कि एलाई हो सकते हैं सर। जी बिल्कुल, बिकॉज़ दे लाइक माइंडेड। सर, इसका मतलब है कि आने वाली हुकूमत फिर नून लीग को मिल रही है सर? नहीं, देखें, नून लीग अपना काम करे, अपना नजरिया है। जो पीपल्स पार्टी है ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये एक अलायंस है और ये अलायंस पार्टनर्स है। इन पे देखो ना, बजट पे काफी तनकीद हुई है। अब ठीक है, आपका काम है तनकीद करें, जरूर करें, लेकिन करंट सिनेरियो आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं समझता हूँ, बड़ा क्लियर कर दिया है। आई थिंक वी हैव टू एक्ट अपॉन दैट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हो भी जाएंगे ना, याद रखें, ये जो कराची में आपने ट्रेलर देखा है ना, यही ट्रेलर बड़ी फिल्म बनेगी ये जनरल इलेक्शंस के अंदर। किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना। Exactly. अच्छा, पीजे मीर साहब, हम बात करते हैं सीनियर लीगी रहनुमा की। आबिद शेर अली साहब ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अगस्त में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आप उनके इस दावे को किस तरह से देखते हैं? और आबिद शेर अली साहब ने तो इससे पहले मेरे ख्याल में 1 दर्जन दफा तो कह चुके हैं ये। वैसे क्या खबर है आपके पास? जी, मेरी नजर में उनको बिल्कुल आना चाहिए। देखें, हम अगर हम एक ईमानदारी से कोई बात नहीं करते तो फिर हम झूठ बोलते हैं टेलीविजन पे। देखो, हमने सारों ने मिलके कहा, जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते रहे, ओ जी ये पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ पे कितने लगाती थी, आज कट्टे बैठे, नवाज शरीफ चोर है, लूट के चला गया, फलाना हो गया। अच्छा, उसको बंद आपने डिस्क्वालीफाई किस पे किया? अकामा के ऊपर। वो क्या, बेटे ने तनख्वाह ली ना ली, आपने उसको वहां डिस्क्वालीफाई कर दिया। सो प्लीज गिव मी अ ब्रेक, लेट मी प्लीज समबडी एक्सप्लेन कि इतने बड़े बड़े चार्जेस लगा के वो प्रूव आपने नहीं किए, लेकिन अकामा पे आपने एक पार्टी का हेड को निकाल दिया। सो इट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल डजंट मेक सेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके में बिल्कुल उनके लीडर हैं, ही शुड कम बैक एंड गेट ऑन विद इट। और जो केसेस हैं, ही विल कम एंड फाइट। दैट्स द बॉटम। बिल्कुल सही। पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। आपका जो तज्जिया है वो बिल्कुल हालात के ऐन मुताबिक है, और अब देखना ये होने वाले दिनों में
सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। तनकीद करने वाले कहते रहेंगे कि फ़ौज का काम ये नहीं है तो पॉलिटिशियंस का काम वो नहीं था, लेकिन आफ्टर ऑल अगर ये सब एक पेज पर है और मुल्क की मईशत संभालने के लिए कुछ बड़े और तल्ख फैसले अगर किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली अगर ये हमारे मुल्क और आवाम के लिए बेहतर है, तो वाई नॉट टू गो विद दिस। आई मीन कि अगर बेहतरी के लिए कोई कोशिश कर रहा है तो उस पर भी तनकीद नहीं बनती। मुझे लगता है इस तरह के अगर फैसले किए जा रहे हैं और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, हमारे अवाम के लिए किए जा रहे हैं, तो उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। पॉजिटिव हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो जरूर होना चाहिए, लेकिन हर बात पे तनकीद करना भी गलत है। वो कहते हैं ना, तनकीद बराए इस्लाह ठीक है, ये जो तनकीद बराए तनकीद वाला मामला है ना, ये अब खत्म हो रहा है ना, ये खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुश आमदीद। यूनान कश्ती हादसे की बात करेंगे। यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 83 हो गई है और सबसे ज्यादा लापता अफराद गुजरात और गुजरांवाला के हैं। लापता अफराद में सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी भी शामिल हैं, जबकि कश्ती के लापता मुसाफिरों के जिंदा मिलने की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है। यूनान कश्ती हादसे का एक और मरकजी मुलजिम मुमताज़ अराइन बिहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से अहम दस्तावेजात, मोबाइल डेटा और दीगर शवाहिद बरामद किए गए हैं। इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा अब तंग होता जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि माजी में भी इस तरह के ऑपरेशन हुए, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे और ये इंसानी स्मगलर्स अपनी इस तरह के हथकंडों से, इस तरह के वाक़यात से वो बाज नहीं आए। नवाज शरीफ ने भी कहा है कि हुकूमत इंसानी स्मगलर्स और उनके एजेंट्स का मुहासबा करे और हर मुमकिन कोशिश करे कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हुकूमत का तहकीकात एक हफ्ते में मुकम्मल करने का अज़्म भी सामने आया है। बिल्कुल जी, इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समीउल्लाह साहब, सी वॉच कंपनी जर्मनी से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। समीउल्लाह साहब, इस सानिया से पहले भी इटली जाने वाली कश्तियाँ जो हैं वो समंदर में गर्क होती रही हैं और हमने देखा है कि लातादाद पाकिस्तानी तारकीन जो है वो मारे गए हैं, मगर इंसानी अगर स्मगलर्स की बात की जाए, उनके ग्रोह की बात की जाए, तो अभी तक उतने ही मुतहर्रिक हैं। इस नेटवर्क की कड़ियाँ कहाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, ये जो पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस हैं, ये दिस इज़ वन पार्ट कि आप इस सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट इनफ। आप चंद लोगों को पकड़ लेंगे और कहेंगे जी हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोक दी है। मसला ये नहीं है, आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर लेवल पे जाके तो चीज़ों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा क्रेज क्यों है लोगों का, खासतौर पे गुजरात, गुजरांवाला, अपर पंजाब के जो एरियाज हैं, तो वहाँ पे तो इट्स लाइक ये तो फैशन है, एक ट्रेंड है कि हर घर का बंदा जो है ना वो यूरोप जाना चाह रहा है। तो जो यूरोप के जो यहाँ पे ख्वाब दिखाए जाते हैं लोगों को जिस तरह के, और ये जो एक माइंड सेट है, ये माइंड सेट ऐसा क्यों है कि हर बंदा यही सोचता है कि भाई हम यूरोप जाएंगे तो वहां पे जाके हमारी जिंदगी जो है वो एक जन्नत की तरह हो जाएगी। तो एक तो ये चीज है कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे कि यूरोप की लाइफ कैसी है। जो लोग यूरोप में रह रहे हैं आप हकीकत में उन लोगों की वहां पे जिंदगी देखें जो काम वो वहां पे करते हैं, तो कोई भी बंदा यहाँ पे हकीकत नहीं बताता। मैं ये समझता हूँ, मुझे अब 11 साल हो गए जर्मनी में, मैं ये समझता हूँ कि अगर हर बंदा जी अपनी वहाँ की असल स्टोरी बताए कि जब आप यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी है, आपको वहाँ पे कैसे वेलकम किया जाता है, आपको सिस्टम में जो सिस्टम से किस तरह आपको डील करना पड़ता है, आप किस तरह के वहाँ पे काम करते हैं जाके, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो हैं ये भी साथ साथ एजुकेशन जरूरी है लोगों की यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा, लोगों को पता हो कि यूरोप, बिल्कुल समीउल्लाह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुहाने ख्वाब पाकिस्तान में बैठ के इनको दिखाए जाते हैं, इनको लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक डिसीजन है और ज़िंदगी बड़ी आसान होने जा रही है। हालांकि वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जाती है जब लोग बाहर जाते हैं। लेकिन सर, अपनी जान को ख़तरे में डाल के जाना, समीउल्लाह साहब आप इस डिसीजन को किस नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ऐसे मासूम लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनके गिर्द घेरा किस तरह से तंग कर सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि ये कभी भी इसका सद्देबाब नहीं हो सकता, माजी में भी बहुत से इस तरह के ऑपरेशन हुए, तो ऐसा क्या किया जाए कि इंसानी स्मगलिंग को रोका जाए?
सर देखें, ऐसी बात तो मैं नहीं करता कि इसका बिल्कुल सदैव नहीं हो सकता, लेकिन जो आप एक करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, उन करेक्टिव एक्शंस को जो है ना एक दफा रिव्यू करना जरूरी है। आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जाहिर बात है मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पे सारी जिंदगी गुजारी है, कुछ अर्से हुए मुझे यूरोप गए हुए, तो जो यहाँ पे जो ताकतवर है ना वो बच जाता है कानून से। अभी जिन एजेंट्स को आपने पकड़ा है वो आप चेक करें, वो मोस्टली वो या तो उनका साहब का रिकॉर्ड होगा, तो या ये जो किसी की डेथ हुई है, कैजुअलिटीज हुई है, पेरेंट्स ने बता दिया होगा ये हमने इस एजेंट को पैसे दिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही लोग हैं भाई? ये तो आपके पूरे पाकिस्तान में, आप कराची में देखें, आप इस्लामाबाद में देखें, आप गुजरात में देखें, सिर्फ और सिर्फ गुजरात गुजरांवाला से मोर देन 100 पीपल थे सिर्फ इस एक बोर्ड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये देखें कि आप एक पार्टिकुलर एरिया से अगर 7-8 बंदों को पकड़ लिया आपने, या 2 लोगों को एक दूसरे जिले से जाकर पकड़ लिया और कह दिया कि हमने ऑपरेशन कर दिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक जाएगी, ऐसे नहीं रुकती। बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल और सही। दूसरे नंबर पे मैं बड़ा एक क्रिटिकल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, और मेरी असल में पॉलिटिकल स्ट्रगल भी यही है, जो इस तरह हम यूरोप में बात कर रहे हैं। असल तो ये मसला ये यूरोप से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यूरोप की पॉलिसी है, क्योंकि लोगों को वो सेफ वे नहीं दे रहे वहां पे आने के लिए। अब जिन मुल्कों के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, जहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं वहां पे, या ऐसे मुल्क जहाँ पे जंग है। अब आप देखें ना, इस बोर्ड के अंदर मोर देन 700 लोग थे जो, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान से तो नहीं थे, तो दूसरे जिन मुल्कों से वो लोग आए हैं, वो जंग से मुतासरा इलाके हैं, वो लोग वहां से आ रहे हैं। तो इन लोगों को यूरोप पहुंचने के लिए यूरोप ने जिस तरह की अपनी बॉर्डर रजीम, हम उसको एक लफ्ज यूज करते हैं अपनी वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रगल में, तो यूरोप ने रास्ते आसानी बनाए लोगों के लिए कि वो वहां पे पहुंच सकें, ठीक है, माइग्रेशन के लिए। तो इसमें आप सिर्फ अगर कहें कि सिर्फ ये बंदे कसूरवार हैं जिसने पैसे ले लिए हैं, ऑफ कोर्स ये बंदे कसूरवार हैं, क्योंकि ये सिस्टम उस सिस्टम का हिस्सा है। मैं ये एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मजीद क्लियर करूं कि ये जो लोग जिनको हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को, इन लोगों ने ये सिस्टम नहीं बनाया, सिस्टम कहीं और से बना है। ठीक है। और ये वो लोग हैं जो उस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले हम इनको टारगेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपने इनको स्टार्ट किया है, लेकिन इस सिस्टम को कैसे आपने रोकना है, अब फ्यूचर में इन चीजों को आपने कैसे रोकना है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, ये तो पिछले कई सालों से होता आ रहा है। तो हमें कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे। हमने सिस्टम को कैसे चैलेंज किया, सिस्टम को कैसे रोकना। बिल्कुल सही कहा आपने समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और सुनो पाकिस्तान में आपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, और जहां आपने इस सिस्टम के खिलाफ बेसिकली बड़े एक्शंस लेना होंगे, और वो लोग जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं सिर्फ उनको कसूरवार ठहराना दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो लोग भी जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो इलीगल तरीके अपनाते हैं। अगर लीगल तरीके से आपका रिजेक्शन हुआ है या आप नहीं जा पा रहे, तो आप मेहनत करें, ना कि आप you can try again, या फिर आप कहीं और के लिए ट्राई कर सकते हैं। 10 दफा और ट्राई करें, एक जगह नहीं, 20 जगहों पे और ट्राई करें। You are paying lots of money, ये भी नहीं कि आप मुफ्त में जा रहे हैं, आपके लिए बहुत इजी है, आप अपनी जान पर खेल के अपनी जान को खतरे में डालकर, और फिर पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं आप, पूरी फैमिली से। और जमील, अगर घर का एक फर्द भी जा रहा है तो पूरी फैमिली कितनी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और जिस तरह से हमने बात भी की, हमने आपको बताया कि ज्यादातर लोगों का जो ताल्लुक है वो गुजरांवाला से है जमील, और गुजरात से है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे इलाकों से लोग जाते हैं, उनको फिर सपोर्ट किया जाता है, फैमिलीज़ की तरफ से भी उनको सपोर्ट हासिल होती है। तो जब ये सानिया हुआ तो फैमिलीज़ के क्या तासुरात हैं, वो किस हाल में इस वक्त हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा जो हैं वो गुजरांवाला से मौजूद हैं, ज़ुबैर भट्टी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। ज़ुबैर, कहिएगा कि इस हादसे के बाद, इस सानिया के बाद लवाहिकीन का क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गुजरांवाला में ये जो वाकयात है, इस तरह के पहले भी काफी दफा रूनुमा हो चुके हैं। उसके बावजूद जो शहरी या जो नौजवान है जो बाहर जाना चाहते हैं सुहाने ख्वाब लेके, तो उनकी जो रोका नहीं उनको अभी तक गया। अभी तक जो FIA है वो कार्रवाई करती है, वो चंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है, उसके बावजूद ये लोग बाहर जाते हैं जी। तो जब से ये वाकया हुआ तब से अभी तक गुजरांवाला की जो फिजा है मुकम्मल तौर पर सोगवार है। 45 नौजवान अभी तक जो ट्रेस हो चुके हैं। तो अभी FIA दफ्तर के बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं। उनके लवाहिकीन के घरों में जब हम गए
तो उनके घरों में भी एक सफ़े मातम बिछी हुई है। ख़ासतौर पे उनके जो वालदैन हैं वो गशी के दौरे उनको पड़े हैं, कोई हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। तो साथ साथ इनके वालदैन की भी सपोर्ट रहती है और साथ साथ ये जो नौजवान है ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। और अभी तक जो लोगों ट्रेस हुए हैं उनमें से 3 से 4 ऐसे वालदैन हैं जो उस दिन से अभी तक हॉस्पिटल में मौजूद है। सही। तो उनकी हालत इस कदर बुरी हो चुकी है। पहले वही लोग अपने बच्चों के आगे मजबूर होकर उनको यहाँ से 28 से 29 लाख रुपया इलीगल तरीके से भी 28 से 29 लाख रुपया दे के वो बाहर भिजवा रहे हैं जी। अपने बच्चों के आगे। वो मजबूर हो गए हैं उनकी जो ख्वाहिशात के आगे। लेकिन तब से अभी तक हॉस्पिटल में FIA ने अभी जो कार्रवाई करना शुरू की है उसमें जो 18 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। साथ साथ 8 बड़े जो इंसानी स्मगलर है गुजरांवाला गुजरात के इस मुख्तलिफ इलाकों से उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये जो इंसानी स्मगलिंग है ये रोकने के लिए कोई भी बड़ा जो इक़दाम है वो होता दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही। ज़ुबैर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने गुजरांवाला से हमें तफसीलन अपडेट किया, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि दफ्तर के बाहर भी लोगों का रश है और हर कोई जानना चाहता है कि उनका बच्चा जो घर से गया क्या वो इस वक्त महफूज है या वो भी इस हादसे का शिकार हो गया। और जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि 45 नौजवान हैं जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है जो इस कश्ती हादसे में जाँ भाग हो गए। और जमील देखिए फैमिलीज की जिस तरह से उन्होंने बताया कि माँ बाप जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है माँ बाप के लिए, पूरे घर के लिए, बल्कि ख़ानदान के लिए। जब आप अपने बच्चे को पैसे इकट्ठे करके, पूरा ख़ानदान उसमें जो है ना वो शरीक होकर एक पैसे इकट्ठे करके आप इतनी हैवी हेफ्टी अमाउंट देकर उसको बाहर भेज रहे हैं। और डिसीजन भी क्या ले रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करके आप डंकी के जरिए भेज रहे हैं। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक्सपोजर की कमी है। लोगों को शायद ये मालूम ही नहीं है कि इलीगल वे से जाना बिल्कुल एक जो है ना वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। आप लीगल तरीके से जाएं और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप और डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं या आप मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो, हम पाकिस्तानी अगेन उसी 30 लाख का यहीं पे कारोबार कर ले, अल्लाह बरकत डालेगा। करें और इस उम्मीद के साथ करें कि अल्लाह ताला बिल्कुल इसमें बरकत डालेगा और नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। पता नहीं हमने ये क्यों अपना माइंडसेट बना लिया है कि जी बाहर जाकर इस तरह हो रही होती है ना, अगर 100 में से एक मिसाल ऐसी निकलती है ना जो कामयाब हो गई या उसके दिन बदल गए तो वो लोग उसको ऐसी इंस्पिरेशन लेते हैं कि शायद जैसे ना सबके साथ यही, हालांकि बहुत मुश्किल लाइफ है। एक और भी मैं आपको यहाँ पर बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने की नीयत से जाते हैं, पढ़ने की गर्ज से जाते हैं कि जी वहाँ से जाके हमने अपनी डिग्री करनी है, मास्टर्स करना है, बैचलर्स करना है और हमने वतन वापस आकर अपने मुल्क को सर्व करना है, ऐसे नौजवान भी वहाँ जाकर दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहते। इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे मुल्की हालात, हमारे मौशी हालात उतने बेहतर नहीं हैं और सियासतदानों ने माशाल्लाह से फिर आपके सामने है जो कि हालात है। तो कोई भी नो जी आई टेक माय वर्ड्स बैक। मुल्की हालात जो है ना, मौशी हालात हमारे इस तरह के हो चुके हैं कि अगर कोई नौजवान पढ़ने की गर्ज से भी बाहर जाता है वो वहाँ पर गैस स्टेशन पर काम कर लेगा लेकिन मुल्क में आकर अच्छी वाइट कॉलर जॉब नहीं करना चाहेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। बाहर जाके लोग पाउंड्स एंड डॉलर्स कमाना चाहते हैं, पाकिस्तान में पैसे हैं नहीं, मौशी हालात बहुत। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पंजाब के 10 अजला में खसरे से बचाव की खुसूसी मुहिम का आगाज हो चुका है। 6 माह से 5 साल की उम्र के 15 लाख बच्चों को खसरा के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। लाहौर की 80 यूनियन काउंसिल्स में खसरा और रुबैला की वैक्सीन लगेगी, जबकि आलमी इदारा सेहत मुहिम के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल मुआवनत भी फराहम कर रहा है। खसरे से मुतालिक जो है बताया जाता है कि एक वायरल बीमारी है और ये बीमारी छोटे बच्चों के लिए संगीन भी साबित हो सकती है, इसलिए खसरे की वैक्सीन के ज़रिए से इसको आसानी से रोका जा सकता है। दुनिया भर में अमवात और बीमारी की बुनियादी वजूहात में से खसरा एक है। क़ुव्वत मुदाफ़ित इसमें कम होना एक वजह है। वायरस नाक और गले में बलगम के ज़रिए जो है वो परवरिश पाता है और वायरस मुतासरा मरीज़ से हवा के ज़रिए भी फैलता है। ये वायरस खांसी के कतरों के ज़रिए 2 घंटे हवा में रहता है और खसरे का वायरस जो है ये फौरी मुंतकली का हामिल भी होता है। बिल्कुल, और इस पर अब हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जावेद अकरम साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर कहिएगा खसरा क्या है? डॉक्टर साहब इसकी अलामात की अगर बात करें तो क्या है और कितनी जल्दी जाहिर होती हैं इसकी अलामात?
बहुत शुक्रिया जी। खसरा ज़ाहिर है एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे मम्स और बाकी हैं वायरल इन्फेक्शन जो बच्चों को लाक होती, और इसका सांस के जरिए बॉडी में एंटर होता है बच्चे के, और एक से दूसरे को मुंतकिली के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए यही फिर कॉम्प्लिकेट करके तो छाती के लंग को डैमेज भी करता है और फिर अमवात का भी जरिया बनता है छोटे बच्चों में। सही। और उसके बाद ये कई दफ़ा लंग को इतना डैमेज कर देता है कि लंग फेफड़ा अक्सर फिर फट जाता है, यानी हीमोथोरैक्स हो जाता है। तो इसकी वैक्सीन बहुत ही फाल वैक्सीन है, तकरीबन उसकी 95 to 96% एफिकेसी है प्रोटेक्ट करने की। और जब अल्लाह ताला ने इस चीज़ में शिफा रख दी और साइंस इतनी एडवांस हो गई है तो उसका भरपूर फ़ायदा हमारे बच्चों को जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ बाप पे आती है कि माँ बाप स्कूल भेजते हैं बच्चों को या उनकी खुराक का ख्याल रखते हैं, तो ये उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो भी वैक्सीनेबल डिजीज़ हैं जो वैक्सीन से एरेडिकेट की जा सकती हैं उनको उनसे महफूज किया जाए। जब अल्लाह ताला ने इतना सफा रखा है तो उसका फ़ायदा उनके बच्चों को मिलना चाहिए, बजाय कि आप वेट करें कि अब वैक्सीनेटर्स आएँ और ये वो। आप करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगवा लें, और 2 डोजेज हैं इसकी, एक 6 माह के करीब लगवा लें, एक अगले 1 साल बाद लगवा लें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, किसी को 1 से ज़ायद बार भी खसरा हो सकता है? जी बिल्कुल होता है। और अच्छा। क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी बनती है खसरे की इन्फेक्शन के बाद वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो वैक्सीन के साथ जो इम्यूनिटी बनती है ये लॉन्ग है, ये यानी टी सेल्स मीडिएटेड है और ये मुस्तकिल होती है। और इसका सिर्फ खसरे में ही फायदा नहीं होता, बाकी भी जैसे कोविड वगैरह या कोई और नई वायरल इन्फेक्शन आती है तो उसमें भी ये क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया होता है तो उनसे भी प्रोटेक्शन बाद में होती रहती है। और यही एक वजह है EPI प्रोग्राम जो हमारा है कि उसने कोविड में हमारी कदरे डेथ्स वगैरह कम हुई बाकी दुनिया से, इंडिया से और बाकी ममालिक रीजन के। तो इसलिए ये इसका भरपूर फायदा बच्चों को जाना चाहिए। और सबसे पहला फर्ज फिर मैं यही कहूँगा कि वालिदैन का है कि वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करें, खासकर इन बीमारियों से, पोलियो से, ताकि बच्चे माजूर भी ना हो, उनको फेफड़ा भी डैमेज ना हो। और अल्लाह ने एक उनको बहुत बड़ी रहमत दी है, वो रहमत ही रहे बजाय रहमत सारी फैमिली की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पंजाब के 10 इस्लाम में खास की ये 6 रोज़ा मुहिम है जिसका आगाज़ हो रहा है। आप भी अपने बच्चों को लेकर जाइए और खसरे से बचाव की जो वैक्सीनेशन है उनको लगवाइए। हुकूमत की तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और जिस तरह डॉक्टर साहब शेयर कर रहे थे कि खसरा जो बीमारी है ये एक से दूसरे में मुंतकिल भी होती है और जमील इट्स डेंजरस, आप दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ एक और भी कल्चर है कि हम वैक्सीनेशन की तरफ बहुत कम जाते हैं और हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवानी, कोई और मसला हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप और आपकी फैमिली जो इस तरह की मूज़े बीमारियों से बची रहे। बिल्कुल जनाब, अभी एक ब्रेक लेते हैं। आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। 21 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। आलमी दिन 2015 से हर साल 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाया जाता है। इसका मकसद सेहतमंदाना तर्ज़े जिंदगी के हवाले से योगा की अहमियत उजागर करना और इसके फवायद पर रोशनी डालना है। योग संस्कृत का लफ्ज है जिसके मानी काबू पाना और मरबूत करना है। योगा एक ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी मश्क है जो जिस्म और सांस की वर्जिशों और मराकबे पर मुश्तमिल है और ये जिस्म के तमाम अफ़ाल को बेहतर बनाती है। योगा की इब्तिदा कदीम हिंदुस्तान में हुई। इसकी तारीख कम से कम 6000 साल पुरानी है और इसके शवाहिद वेदी अहद से कब्ल भी तलाश किए जा सकते हैं। योगा न सिर्फ फिटनेस, वजन में कमी और थकन से निजात जैसे जिस्मानी फवायद के हुसूल में कारआमद है, बल्कि ये ज़हनी सेहत को भी बेहतर बनाता है।
जब हम योगा की बात करते हैं और हम ये सोचते हैं कि योगा जो है वो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वहीं पर ये हमारी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और हमें इसमें हमारे दिमाग का बैलेंस होना, सिंक्रोनाइज होना, दिमाग रूह सोल को कहते हैं, ये कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी, सोल एंड हमारे माइंड का, और इन तीनों चीज़ों के साथ हार्मनी जब आती है तो आप योगा की तरफ जाते हैं। और योगा कहा जाता है कि अगर सुबह निहार मुँह किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। दिमाग की एक्सरसाइजेस बहुत कम लोगों को शायद इस बारे में मालूम हो या पता हो, लेकिन ये दिमाग की भी एक्सरसाइजेस को कहा जाता है। आपके दिमाग को ये रिफ्रेश करता है। इससे अगर आपके इर्द गिर्द योगा सेंटर्स हैं, या फिर अक्सर हम सुबह आते हुए जब मैं आ रही होती हूँ तो पार्क्स में बहुत सारे, अच्छा मुझे लगा आप कहने लगी जब आ रही होती मैं रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए योगा कर रही होती। आई विश ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मूविंग कार होती है वो, आप नीचे आपको बैठना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में खामोश भी बैठना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। यस दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी है इस पर। मुश्किल है। अच्छा आपने लेट मी कंप्लीट। आपने जहाँ रूह की बात की, दिमाग की, रूह की कनेक्शन की, तो रूह की ग़िज़ा म्यूजिक को भी कहा जाता है। जी जी। तो आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी अपने नाज़रीन को एक तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। सॉरी टू कट यू क्योंकि टाइम कम है ना। जी जी श्योर। मौसीकी के आलमी दिन का आगाज फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ। इस दिन की मुनासिबत से मुख्तलिफ ममालिक में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिनमें गुलकार और मौसीकार अपने फन का मुजाहिरा करते हैं। मौसीकी की रिवायत बरे सगीर में बहुत पुरानी है। क्लासिकल मौसीकी सुनने वालों पर सुरूर की कैफियत तारी कर देती है। मौसीकी का बाकायदा आगाज कब हुआ अंदाजा लगाना मुश्किल है, अलबत्ता हजारों साल पुराने आसारे कदीमा से पत्थर के ऐसे आलाते मौसीकी मिले हैं जिनकी मदद से लोग अपने गमो खुशी का इजहार करते थे। म्यूज़िक की अहमियत से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूज़िक जब हम अगर गम में सुनते हैं तो ये हमें खुश करता है, और अगर हम खुशी में सुनते हैं तो हम मज़ीद खुश हो जाते हैं। इंटरनेशनल डे के हवाले से इसकी अहमियत को हम उजागर कर रहे हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे दुनिया भर में बसने वाले लोगों को मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश है। ज़हीर शेख, सुनो न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने शौहर की वफ़ात के बाद बच्चों की कफ़ालत के लिए 5,000 रुपए से कारोबार का आगाज़ किया, और इस वक्त वो एक साथ 5 डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं वो चला रही हैं। 5 लाख रुपए माशाल्लाह से 4 से 5 लाख प्रॉबेबली महीना जो का है वो उनकी आमदनी की अगर हम बात करें तो कमा लेती हैं। और आपकी आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं बाहिम्मत ख़वातीन से। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहा आसिफ, और माहा आसिफ के साथ तशरीफ फरमा हैं फौजिया तबस्सुम साहिबा। बिल्कुल जी, ऑर्गेनाइजर इन्वेस्टर मेड इन पाकिस्तान एक्सपो 2023 हैं, एक्स सीनियर वाइस विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी। उसके अलावा डायरेक्टर जो हैं हुदा कंसल्टेंट है, एग्जीक्यूटिव मेंबर नेशनल बिजनेस विमेन है, और इसके अलावा एक और तंजीम भी चला रही हैं डिजर्विंग खवातीन के लिए, जहां पर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। जो डिजर्विंग है उनको मेकअप, फैशन और डिफरेंट डिप्लोमास कराए जाते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। और डिटेल से हम अब डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक बेसिकली। एग्जैक्टली खवातीन जहां हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बाहिम्मत खवातीन से, तो बेसिकली ये हमारे माशरे के लिए इंस्पिरेशन भी हैं कि वो खवातीन जो ज़िंदगी की मुश्किलात में ऐसी घिर जाती हैं, या फिर उनका जहन इस तरफ जाता ही नहीं है कि वो दोबारा से उठ खड़ी हो सकती हैं और ज़िंदगी में कुछ कर सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उनके लिए भी जो ये सेगमेंट है हालात को बिल्कुल हालांकि सब कुछ उनके अपने हाथ में है, अपने हाथ में। इस सेगमेंट में हम डिटेल से ये डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो माहा से हम स्टार्ट करते हैं। माहा, हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। आपने बिजनेस का जो है ना इनिशिएटिव लिया, और माशाल्लाह से अभी आप 4-5 डिफरेंट बिजनेसेस चला रही हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये ख्याल किस तरह से आया, क्योंकि अगर हम बात करें 5,000, और जब बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो क्या बिजनेस आपने स्टार्ट किया, और 5,000 की वो सारी स्टोरी हमें बताएं अपनी ज़बानी ही। ज़रूर। अच्छा, वैसे मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैंने ना एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, क्योंकि मेरे फैमिली में सारे बिजनेसमैन हैं, पूरी फैमिली मेरी ऐसी है, और मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट होगा तो उसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा।
हुआ ये था कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं बहुत बड़े ट्रॉमा में चली गई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था कि इतनी सडन डेथ उनकी हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। और वो इंसान थे कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनके बगैर जी सकूँगी या इस तरह होगा। और कहते हैं ना कि आपकी अल्लाह ताला कभी कभार आपकी आजमाइश लेते हैं जो सबसे आपके दिल के करीब हो ना, उस और मेरी आजमाइश यही थी, मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने कवर अप कर गई। तो उनकी जब डेथ हुई, आप ये कह लें कि मतलब आई वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं पता था, वे 2 मेरे बच्चे हैं कि मैंने उनको देखना है, मुझे आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग कि यार ये मेरे साथ इस तरह हुआ है। तो वो कह लें कि 4 महीने 10 दिन जो मैं इद्दत में थी, मतलब सब ने बहुत समझाया, डॉक्टर्स पे गई, मुझे नहीं लगता था कि वापस दुनिया में आ सकूंगी मैं, इस तरह की मैं हो गई भी थी। उसके बाद यह है कि मेरे फैमिली वाले, मेरे जो भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा नहीं यार, यू हैव टू लिव फॉर योर किड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, आपको डबल रोल प्ले करना है, माँ का भी और बाप का भी। देखिए ये एक बिटर रियलिटी है कि कोई 2 दिन आपके बच्चे देख लेता है, 4 दिन देख लेता है, लेकिन इन द एंड आपको ही देखना पड़ता है अपने बच्चों को। बिल्कुल। वहाँ से फिर मैंने यहाँ पे पहले जॉब्स की ट्राई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसा, आपको पता है पे पैकेज नहीं अच्छा होता, और फिर बच्चे भी मेरे छोटे थे। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऑनलाइन काम कर लेते हैं ना। फिर मैंने सिर्फ 5,000 की, जो मेरी स्टोरी 5,000 की ज्वेलरी परचेज़ की, और वहाँ से मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किए फेसबुक पे। तो शुरू में कोई ऐसा जितना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है काफ़ी अच्छा आने लग गया मुझे। और ये है कि मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट्स भी बनती गई और कुछ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होता गया। वहाँ से करते 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 फिर मैंने जहाँ 5 का उठाया, वहाँ 20 का, 25 का, वहाँ से करना स्टार्ट किया। बहुत कम टाइम में, यानी कह लीजिए मुझे मतलब 2 साल हुए काम करते हुए, और मेरी 4,000 प्लस क्लाइंट्स बन गई हुई हैं इतने कम टाइम में। हाँ जी। और सिर्फ ज्वेलरी का ही काम है या कोई और काम? नहीं, पहले ज्वेलरी का स्टार्ट किया ना, उसके बाद मैंने फिर अपना हैंड बैग्स भी रख लिए, फिर हेयर एक्सेसरीज भी रख ली, फिर मैंने रेजन का काम भी स्टार्ट कर दिया, कैलीग्राफी का भी कर दिया। अच्छा। और आपके साथ एक एनवेलप पड़ा है जिस पे महाज कलेक्शन लिखा हुआ है। जी जी, बिल्कुल। यहाँ से भी मैं थोड़ा गेस कर रहा हूँ कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं जो सेल करते हैं। जी, और उसके बाद जो है ना, मैंने स्किन केयर का ब्रांड अपना, मैंने उस पर पहले सारी स्टडी की, मैंने 1 ईयर लगा सारी स्टडी करके, फिर स्किन केयर का ब्रांड लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुबई, लंदन, अमेरिका तक मेरी क्लाइंट्स जा रही हैं, और गारंटेड रिजल्ट्स हैं, और ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। अच्छा, और ये मैं आपके लिए लेके आई थी। थैंक यू सो मच माहा। करें और फिर मुझे आप जबरदस्त। थैंक यू। मेरा माइक इस तरह से यहाँ पे फिक्स इसको हुआ हम होता है। खोल के बाद में देखेंगे इसमें जी क्या जी है। जी, थैंक यू, दिस इज सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। मैं भी ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँगी, ना आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। और जिस तरह से आपने बताया कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, केमिकल फ्री होती हैं और उनके बना भी खुद रही हैं आप? जी जी, खुद ही पहले स्टडी की ना 1 ईयर मैंने, और उसके बाद फिर मैंने ना सारा ये काम स्टार्ट किया। कहने की बात ये कि यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन जो वाकई हिम्मत हार जाती हैं। अब कह लें कि मुझे अक्सर मेरे इंटरव्यूज़ होते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, और कह लें रेजिन की जो क्लासेस है ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो माहा, आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाना भी चाहते हैं, आप साथ साथ एक्सप्लेन कर सकती हैं चीज़ें, ये आपका जी साथ जी साथ... बिल्कुल, मैंने रेजिन से बनाई हुई है मैंने। अच्छा जी, और ये भी पहले कैलीग्राफी की थी, फिर रेजिन हुआ है। और इन्हीं पेंटिंग्स की बेस से मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये सारी चीजें आप खुद ही बनाती हैं? जी, ये खुद ही सारा करती हूँ मैं। ऊपर ऑर्गेनिक, और ये रोज मैजिक जेल, एंड दिस इज ऑर्गेनिक टू। जी, गोल्ड हाइड्रेटिंग मास्क है आपका। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। माहा, आप बहुत इंस्पिरेशनल आपकी पर्सनालिटी, और आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए जो हैं वो रोल मॉडल हैं, जो ख़वातीन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती हैं। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है फौजिया तबस्सुम साहिबा, जो कि अगैन इतना कुछ कर रही हैं माशाल्लाह से। आप भी ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं, तो ये ख्याल कैसे, आप कैसे इस तरफ आई? एक्चुअली छोटी उम्र में मदर की डेथ हो गई थी, और मेरी तो ज़िंदगी मेहनत से ही गुजरी हुई है। तो जब छोटी उम्र में मदर की डेथ हुई तो ज़ाहिर बात निकलना पड़ा। तब से ही मेहनत कर रही हूँ। फिर देखा मेरे अलावा भी बड़ी ख़वातीन हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी मैंने, और मेहनत की। मैंने पहले मार्केटिंग जो है, कंसल्टेंट का जो मेरा काम है मार्केटिंग का, वो स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ किए, और फिर इसे मैंने इंटरनेशनल फैशन एकेडमी से, लॉरियल पेरिस वालों की तरफ से मेकअप का भी सीखा।
टेक्निकल एडवाइज़र हूँ इस वक्त माशाल्लाह से। मैं ज़बरदस्त। यूरोप से तुर्की, दुबई माशाल्लाह ट्रेनिंग्स लेके आई हूँ। उसके अलावा फिर लगातार अब तक मेहनत ही कर रही हूँ। तो आप उन ख़वातीन को भी ट्रेन करती हैं जो कि डिज़र्विंग हैं, जिनके पास उस तरह से पैसे नहीं होते, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये सारा सिलसिला क्या नाम है आपका और क्या ये तब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं था। अच्छा। और कैसे ये मैं छोटी बच्ची थी, मतलब स्कूल गोइंग थी जब मदर की डेथ हुई, तब से स्टार्ट लिया मैंने। और मुझे पता है भाई था नहीं, कोई भाई नहीं है, तो खुद ही भाई खुद ही बहनें। छोटी बहन जो है मदर की डेथ हुई 2.25 माह की थी, और बड़ी बहन थी मेरे से 2 साल बड़ी थी मेरे से। मतलब बड़ा जो टफ टाइम था हमारे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी बहन भी डिज़ाइनर है, मैं भी माशाल्लाह से वर्किंग में हूँ। जो वो फीलिंग्स, वो तकलीफ़ हैं उस टाइम की, उसकी वजह से मैंने वुमेन के लिए सोचा। और मैं पिछले कोई 7-8 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें हम लोग कंप्यूटर, ब्यूटिशियन कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, राइजन वर्क और कैलीग्राफी, पता नहीं क्या क्या कुछ करवा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट में टाई एंड डाई के कोर्सेज करवा रही हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग करवा रही हूँ। मैंने ये सब कुछ, मैं माशाल्लाह फाइन आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, पेंटिंग्स करती रहती हूँ, और ये फैशन डिज़ाइनिंग से बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ। तो ख़वातीन ज़्यादा क्या सीखना चाहती हैं, आपके पास आती हैं? क्या फैशन की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है, मेकअप, या फिर कोई आईटी से रिलेटेड भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट? जो तो पढ़ी लिखी हैं वो आईटी को सीखती हैं। अच्छा। और जो पढ़ी लिखी नहीं है फिर उन्हें राइजन वर्क में ख़ास तौर पे सिखाती हूँ। राइजन के लिए हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो फैसलाबाद से मैंने हायर किए हुए हैं, और जो मैं एक्सपो करवा रही हूँ उसमें भी उनका डिस्प्ले भी है, तो वो मेरे इंस्टीट्यूट में सिखाते भी हैं। और वो ख़वातीन जो कि नहीं कर सकती हैं, उनके पास मटीरियल के भी पैसे नहीं, मैं वो भी दे देती हूँ। अच्छा, वो ख़वातीन जो घरों में मौजूद हैं इस वक्त आपको देख रही हैं और जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगी कि आज के दौर के हिसाब से क्या काम किया जाए और आप किस तरह उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? नहीं, मैं तो उन्हें ये एडवाइस करूँगी कि जो वो सोच लें पहले तो वो सही तरह से सोचें, उस पर टारगेट लें कि मैंने करना है तो मतलब करना है। वो सोच लेती हैं, लेकिन जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो बैकआउट हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बहुत बुरी बात है। मैं ये समझती हूँ, मेरे पे बहुत मुश्किलें आई लेकिन मैं बैकआउट नहीं कभी हुई। जो मैंने ठान लिया है ना वो मैंने करके छोड़ा है। तो मैं उन ख़वातीन को हमेशा वहाँ पे भी मोटिवेट भी करती हूँ कि आपने ठान लिया, अल्लाह इसे आसान कर देगा, आप बस अब करें इसे। तो ये चीज़ है कि आजकल जैसे मुल्क की हालात हैं, बड़े लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि जब हम ये सोच लेते हैं, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने भी कहा मैं ऐसा हूँ जैसा तुम गुमान करते हो, जब हम सोच लेते हैं कि रब ने यहाँ हमारी हेल्प करनी है, वो करता है। बिल्कुल, बेशक बेशक। माहा, आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और घर में बैठी हुई हैं या कुछ ना कुछ करना चाहती हैं आपकी तरह, तो क्या बिजनेस वो स्टार्ट कर सकती हैं कम पैसों में, जो कि इसी तरह जैसा से आपने बताया, और आपने भी हिम्मत नहीं हारी, जैसा से आपने कहा कि इनिशियली रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था बट यू स्टिल कंटिन्यू, तो उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि मोर देन 100 लड़कियां हैं जिनको मैंने काम सिखाया ऑनलाइन और जो कर रही हैं, और सबसे इजी जो मैंने काम रखा मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, उसमें बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ऐड हैं। उनका सिर्फ एक प्रोडक्ट जाता है, फ़ोटो जाती है और उसके साथ उसकी प्राइस जाती है होलसेल। उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स लेने होते हैं, डिस्पैच वगैरह सारा मैंने करना होता है। उसमें इट्स अप टू देम कि वो 200-400 कितना मार्जिन रखें, और वीकली उनको जो है 25,000, 20,000, 15,000 वो अर्निंग कर रही हैं, जो ईजीएस्ट वे है। और उसके बाद ये है कि ऑनलाइन एक ऐसा काम है कि छोटे बच्चे, फैमिली, आप उनको भी देख लेते हो, अपना काम भी कर लेते हो। आपको ये नहीं होता कि नहीं यार आपने फिक्स बाहर निकलना, घर से जॉब करनी है, घर बैठ के आराम से आप कर सकते हो। और सबसे बड़ा मैसेज जो मैं हर इंटरव्यू में देती हूँ वो ये है कि प्लीज़, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, सब फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनकी बेटियां डाइवोर्स, क्योंकि आपको पता है आजकल डाइवोर्स के बहुत ज़्यादा जो है रेशो हो गया है जी, डाइवोर्स हो जाती है, विडो हो जाती हैं, और ख़ासतौर पे सोसाइटी वो आके कहती है कि नहीं यार इसकी दूसरी शादी करा दो। यार दूसरी शादी हल नहीं होता है। प्लीज़ आप पहले तो देखें कि वो लड़की किस तकलीफ से गुजर रही है, उसको हील अप तो आप होने दें। और मैं यही कहती हूँ कि यार जो लड़कियाँ होती ना, उनको जहेज से ज़्यादा अच्छा कि आप उनको इतना जो है स्टेबल कर दो कि खुदा न खास्ता कल को अगर कोई बुरा वक्त उन पे आ जाता है
ससुराल अच्छा नहीं मिलता तो वो इस काबिल हों कि अपने पैरों पे खुद खड़ी मतलब हो आप ये सकें। कहना चाह रही हैं कि खवातीन को वो हुनर सिखा दें घर वाले, जो कि बिल्कुल। जहेज के लिए ये सारी जिंदगी पैसे जो है वो जमा किए जाते हैं कि इसको इतना जहेज देना है, बेहतर ये है कि उनको कोई हुनर सिखा दिया जाए, उनको कोई ट्रेनिंग दे दी जाए। तो फौजिया साहिबा का यहाँ पर कमेंट लेना चाहेंगे कि आपके पास भी खवातीन इसलिए आती हैं कि जी शादी होने वाली है, हमें ये हुनर सिखा दें, या फिर नहीं उनको कुछ करने की लगन है, वो ये सोचती हैं कि नहीं हमने अपने आप को प्रूव करना है? असल में आजकल वालिदैन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रॉन्ग है। वो क्या कहते हैं, स्टडी करवा देते हैं और आने वाले, जैसा माहा ने कहा है, आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं रखते। इसके तो मैं भी माँ बाप को सबको कहती हूँ, ग्रेजुएशन बच्ची कर रही होती है, उसे पूछते हैं इसे क्या आता है, तो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि इसे तो चाय भी नहीं बनानी आती। तो देखें, आप महाज पे भेजते हैं और उसके लिए भी तैयारी करवाते हैं, तो अगर आप ससुराल भेज रहे हैं तो वो भी एक महाज भी है, तो उसकी भी तैयारी करवाएं। फैमिली फिर कहा जाता है कि इनके नसीब अच्छे नहीं है। नसीब कैसे अच्छे हों? ज़ाहिर बात, अब जिस मकसद और जिस पर्पज़ के लिए आप भेज रहे हैं वो भी बच्ची को नहीं पता, तो ज़ाहिर बात नसीब ही बुरे होने ही हैं। तो बच्चों को पहले, बेटियों को ख़ास तौर पे हुनर भी दें और उन्हें घरदारी भी सिखाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं भी। ये ज़रूरी नहीं है आपने ग्रेजुएशन करवा दिया, FA करवा दिया तो कोई डिग्री ने काम देना है। डिग्री के साथ साथ आपके हुनर ने भी काम देना है। ये बहुत अच्छी बात की फौजिया साहिबा ने कि आप अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं भी ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ उनको घरदारी भी सिखाएं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि घर के फाइनेंसेस को मैनेज किस तरह से करना है, और उसके साथ हालात के मुताबिक जीना भी सिखाएं, मुश्किल हालात भी हो सकते हैं। मुझे फौजी साहिबा की बहुत अच्छी बात लगी कि बड़े प्राउडली अक्सर पेरेंट्स कह देते हैं कि जी इसके पास डिग्री तो है लेकिन इसको और चाय के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इस चीज़ में प्राउड फील ना करें कि बच्चियों को कुछ नहीं आता। आपकी माओ की, मुझे लगता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चियों को जब आप पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है ना वो माइल करें, और आप उन्हें कह रहे हैं कि पढ़ाई हासिल करें या तालीम हासिल करें, उसके साथ साथ उनको हुनर भी आप सिखाएं, उनको घरदारी भी सिखाएं, क्योंकि यही उनके फ्यूचर में काम आएगी। और ऐसी बाहिम्मत जो खवातीन हैं ये हमारे माशरे के लिए बहुत मिसाल हैं, और आप पर इस माशरे को फ़ख्र भी है। आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं, विश यू लक, आपके फ्यूचर जो प्लान्स हैं उसके लिए भी। फौजिया तबस्सुम साहिबा और महा आसिफ साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। और घर बैठी हुई खवातीन को हम अपने प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देना चाहेंगे कि हिम्मत और हौसला आपने बिल्कुल नहीं हारना। हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जब हम फैमिली के बाकी मेंबर्स को समझा रहे होते हैं, माँ बाप को या भाइयों को, वहीं बेसिकली उन खवातीन की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, बेशक कि वो अपनी अकल और सोच से भी कुछ डिसीजंस लें। और एक चीज़ तो वो अपने पल्ले से बांध लें कि इस दुनिया में, जिस तरह आपने 3-4 बातें की, कि इस दुनिया में सिर्फ डिग्री लेना या घरदारी सीखना, बेसिकली हालात से किस तरह आपने लड़ना है, या हालात को किस तरह अपने लिए बेहतर करना है, या हालात, हम कहते हैं ना कि ये मेरा एक लिविंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, तो मैं इसको ऐसे सजाना चाहती हूँ। तो ये लाइफ भी आपका घर है या आपका एक लिविंग रूम है, तो आपने इसको कैसे अपने लिए कंफर्टेबल बनाना है बेसिकली। उसी तरह आपको अपने किरदार पर भी काम करना होगा, और हुनर तो जो है वो तो आने वाले वक्त का तकाजा है कि आपको हुनर सीखना होगा। भाई हुनर आना बहुत ज़रूरी है, डिग्रियां बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको कुछ आता है, कोई हुनर आता है, चाहे आपने खाने के, बेकिंग के, कुकिंग के कोर्सेज कर लिए, चाहे आप एक ब्यूटिशियन है, चाहे आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया, वो आगे जाके आपको काम आएगा। और जमील ने जिस तरह से कहा, वक्त का भी तकाजा है, यू नेवर नो, खुदा ना खास्ता जो है वो अप्स एंड डाउन्स हम अक्सर देखते हैं कि कभी अप होते हैं तो कभी डाउन भी हो जाती है सिचुएशन। तो अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे हालात आ भी जाते हैं जहाँ पे आपको घर से बाहर निकलना पड़ते हैं और अपने लिए एफर्ट करनी पड़ती है अपनी फैमिली के लिए, तो जरूर बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है शहबाज शरीफ साहब की नून लीग की जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो शहबाज शरीफ साहब एक प्रोजेक्ट ला रहे थे जिसमें स्कूटी प्रोग्राम था। बेसिकली तब उन्होंने लैपटॉप्स दिए थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो स्कूटीज का जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा था तो बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद करना शुरू कर दी कि क्या अब हमारी खवातीन सड़कों पर स्कूटी चलाएंगी। तो ये कैसा एक सोच है, ये कैसा माइंडसेट है हमारे मुआशरे में। क्यों नहीं चलाएंगी, खवातीन सब कुछ कर सकती हैं। और आजकल तो जब गवर्नमेंट भी कुछ करना चाह रही होती है तब भी तनकीद। ठीक है, हम बस अब मुझे लगता है हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए, वरना मैं यही कहने लगा था कि अगर हिना खवातीन सब कर सकती तो मैं यही कहने लगा था ब्रेक लेकर दिखाएं। ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक जनाब। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र करते हैं और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का एज़ाज़ अपने नाम करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी तरबियत का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास और शिमला मुआहिदे में अपने साथ शरीक करके किया। उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा और एज ए पॉलिटिशियन और फिर एज ए मदर और फिर एक पार्टी की सरबराह होने के नाते किन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया और किस तरह पीपल्स पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया, किस तरह कुर्बानी दी, आज उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो 1980 की दहाई में सियासी मंजरेआम पर आईं और आते ही छा गईं। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से तालीम याफ्ता बेनज़ीर अप्रैल 1986 को जिला वतनी खत्म करके वतन लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जमहूरियत का रास्ता खुला और आम इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत महज 20 माह रहा। ताहम अक्टूबर 1993 में उन्हें दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने का एजाज हासिल हुआ, लेकिन इस बार भी मुद्दत पूरी करने का मौका न मिला। एक बार फिर जिलावतनी काटी और 2007 के आम इंतखाबात से कबल वापस आईं। कराची में कारसाज के मकाम पर दहशत गर्दों ने इस्तकबाली जुलूस को निशाना बनाया। 2 खुदकुश धमाकों में 180 अफराद जाँ बहक हुए। बेनज़ीर को नई जिंदगी मिली। 27 दिसंबर को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए जमहूरियत की ये तवाना आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। कुदरत ने बेनज़ीर भुट्टो को जिंदगी की सिर्फ 54 बहारें देखने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। और अब बात करते हैं मुल्क भर में बढ़ती हुई गर्मी की। और गर्मी की एक लहर जो है वो अभी हम महसूस कर रहे हैं। और आजकल जब हम बाहर निकलते हैं, सुबह भी जब ऑफिस आ रही थी मैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, मौसमी फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, वेजिटेबल सलाद का इस्तेमाल करें, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। और सफाई निस्फ़ ईमान है तो शावर भी लेते रहें। अच्छा, मैं एक और मैसेज इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मेरे दिल की आवाज है। बेसिकली I would also want to add one more thing. अच्छा, वो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम एक दूसरे को पैगाम देते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, प्लीज जानवरों का ख्याल रखें, परिंदों का, जानवरों का, स्ट्रे डॉग्स का। आप जगह जगह पानी भर के रखें। कोई भी जानवर, चरिंद परिंद कोई भी वहां से पानी पिएगा तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा एक सवाब भी है। और आप इंसानों के साथ साथ अल्लाह ताला जानवरों के साथ भी हमदर्दी करें। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे लेंगे इजाजत, मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।